जी, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये टॉपिक ना समझने जैसा है, करने से ज्यादा समझना है इसको। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे यू कैन आस्क मी दैट डाउट्स, लेकिन सी दैट मतलब प्रॉब्लम वैसे भी, ये तो अभी इसका सिस्टम छोड़ो, वैसे भी ये टॉपिक ऐसा था कि आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और प्रॉब्लम इसका बहुत सिंपल आता था। मीन्स ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 8 मार्क्स के लिए इसका प्रॉब्लम आता था और 8 में से 8 मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल जाती थी क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज कैपिटल गेन्स? नाउ नेचुरली सबसे पहली पॉइंट इसमें आती है कि कैपिटल गेन्स इज समथिंग व्हिच अराइजेस फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। अभी ये कंसेप्ट क्या है कैपिटल एसेट्स का? कैपिटल एसेट्स आप किसको बोलते हो? कैपिटल एसेट्स मतलब ऑल दोज एसेट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज योर वेल्थ। ठीक है, जो आपके वेल्थ करके कंसिडर हो उनको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। अब ये कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है, प्लीज पूरा अपना ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी ना, पुरानी बात से नेक्स्ट बात अलग होगी, नेक्स्ट से और नेक्स्ट अलग होगी, मतलब एक डिस्कनेक्शन होता जाएगा। तो वो डिस्कनेक्शन, एक मिनट, यस, वो डिस्कनेक्शन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स कट ऑफ होती जाएंगी, तो जितना समझा हो गया समझ जाओ, हो गया समझ जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अब देखो ये कैपिटल एसेट्स में हम क्या क्या लेते हैं जिसको आप वेल्थ बोलते हो नॉर्मली। कुछ होता है इनकम और कुछ होता है वेल्थ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉकडाउन जैसे ही लगा, हमारी सैलरीज बंद हो गई, हमने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में से पैसा निकाला, प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकाला, जमा पूंजी में से पैसा निकाला और उसको यूज किया। जब मैं जमा पूंजी का 100 रुपया या 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट निकाल रही थी, वो 2000 के नोट में से कहीं भी आवाज नहीं आ रही थी कि ये जमा पूंजी का है तो क्यों यूज कर रही है। राइट, आप तो उसको नॉर्मल, आपके लिए तो मनी इज मनी, यू आर यूजिंग इट। खाली हमारे दिमाग में ऐसा हुआ कि अरे मैंने 1 लाख जमा किया था, इसमें से 5000 निकल गया, फिर 10,000 निकल गया, फिर 15,000 निकल गया। इसका मतलब वो एक ऐसा पैसा था जो आपका वेल्थ था। ठीक है, वो एक जमा पूंजी थी, वेल्थ था, सेविंग था, कैपिटल था। अब इस कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे जो भी आप करोगे ना, यू विल नॉट टॉक अबाउट इनकम, यू विल टॉक अबाउट कैपिटल। तो ये कैपिटल एसेट्स के लिए लागू होता है। अब ये कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है, देखो, स्टॉक्स, शेयर्स, देन आपका लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑल अदर कैपिटल एसेट्स। ऑल अदर कैपिटल एसेट्स में आपका इवन आजकल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक कैपिटल माना जाता है। आपके दिमाग से आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया, वो आपका कैपिटल माना जाता है। ठीक है, कोरोना की वैक्सीन अगर कोई अपने दिमाग से बनाएगा, देशों में साइंटिस्ट ने बनाया है वो अलग बात है, किसी ने अपने दिमाग से बनाया तो वो उसका कैपिटल कहलाएगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। दैट कैन बी, अगर वो अपना वो आइडिया फॉर्मूला किसी को बेचता है तो उसको फिर वो कैपिटल गेन्स में टैक्स भरनी पड़ेगी, वो उसके लिए इनकम नहीं होगा। ओके, किसी ने एक गेम बनाई थी, ऑनलाइन गेम बनाई, गूगल ने वो ऑनलाइन गेम उससे परचेज किया। ये जो बिग बाजार का आइडिया था, अमेजोन का आइडिया था, दैट वाज आइडिया वाज परचेज, इंटेलेक्चुअल कैपिटल करके उसको परचेज किया गया। और परचेज किया गया तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगा? आप उसको इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलोगे, आवाज बहुत स्लो आ रहा है। ओके, सो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ओके, कैपिटल गेन्स मतलब ऑल दैट मनी विच हेल्प्स यू टू मेक योर वेल्थ, जिसमें स्टॉक मतलब शेयर्स भी बोलते हैं, स्टॉक में शेयर्स, डिबेंचर्स सब आता है। फिर हम लोग बोलेंगे शेयर्स, हमने अलग क्यों बोला शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे शेयर्स की तो कुछ शेयर्स होते हैं जो लिस्टेड होते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं। ना मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये हमने कैपिटल फाइनेंस में पढ़ा हुआ है, SYBCom में, ज्यादा डिटेल में वहां भी नहीं पढ़ा था, लेकिन आप जब एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाओगे ना शेयर मार्केट में तो आपको समझ में आएगा। कुछ शेयर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट पे चलते हैं, स्टॉक मार्केट पे बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, इनको बोला जाता है लिस्टेड शेयर्स। और कुछ शेयर्स होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं। अनलिस्टेड मतलब देखो, मेरी बिल्डिंग में मेरा नाम लिखा हुआ है कि चलो 2nd फ्लोर सविता पंजाबी, फ्लैट नंबर 201, और अगर यही मैंने फ्लैट किराएदार को दे दिया, किराएदार का नाम है समझो आशा आहूजा, आशा आहूजा तो लिखा हुआ नहीं है, राइट, आशा आहूजा तो लिखा हुआ नहीं है, तो नेचुरली दैट विल बी कॉल्ड एज अनलिस्टेड पर्सन। सो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो आप स्टॉक मार्केट में ले परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो,
और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसके आपको शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो अनलिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और आप उसका डीलिंग पर्सनल लेवल पे करोगे। दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो जब हम शेयर्स बोल रहे हैं तो स्टॉक क्यों बोल रहे हैं? स्टॉक में आपका स्टॉक ऑफ गुड्स भी आ जाता है जो आपके फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, और शेयर्स भी आ जाता है। और जब हम शेयर्स बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स। देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल अदर कैपिटल एसेट्स। तो अब हमको समझना है कि ये अगर ये सब कैपिटल एसेट्स हैं, इनके साथ एक और पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगी वो है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसके ऊपर हमेशा ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, ध्यान देना। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स व्हिच आर इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जैसे मेट्रो बन रहा था, मेट्रो बन रहा है, स्काई वॉक बन रहा है, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किया। पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक देगी। पब्लिक को बॉन्ड्स इशू किया 5 साल तक का। 5 साल तक आपको उसमें से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 साल के अंदर उसको वापस कर दिया तो यू गेट जीरो रिटर्न। 10,000 रुपए आपने समझो बढ़ा है बॉन्ड का, तो आपको 10,000 भी नहीं मिलेगा। और कभी कभी कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि आपको 6,000 8,000 तक वापस मिलता है, मतलब आप नुकसान में रहते हो। लेकिन अगर आपने उसको 5 साल संभाला, 5 साल के बाद आपको 10,000 का 13,000 होके मिलेगा। 30%, 20%, 8%, 10%, जो भी उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? दे इशू जीरो कूपन बॉन्ड्स। आप बोलोगे लोग क्यों लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वो लेना ही पड़ता है। अब जैसे अंबानी की कंपनी है, रिलायंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, मुझे बताओ, ये मेट्रो ट्रेन नहीं चलेंगी तो न्यू बॉम्बे डेवलप नहीं होगा। न्यू बॉम्बे में पूरा रिलायंस का कंपनी है, तो लोगों को आने जाने में तकलीफ, गुड्स को आने में तकलीफ, मतलब उसका कहीं ना कहीं तो बिजनेस अटकता है ना। तो वो बोलेगा तुम रोड बनाओ, मेट्रो बनाओ, स्काई वॉक बनाओ, आई एम रेडी टू गिव यू मनी। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स ही विल परचेस। बड़े बड़े बिल्डर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं बयाबान में, जंगलों में, पनवेलकर ने जब बिल्डिंग बनाई थी अंबरनाथ में, जाने का रास्ता भी नहीं था, उसने वो रास्ता खुद बनाया, वहां के लिए गाड़ियां, पिक ड्रॉप ट्रांसपोर्टेशन खुद बनाया, उसकी गाड़ी आती जाती थी लोगों को लेके जाने के लिए, छोड़ के आने के लिए। ठीक है, बीच में मंदिर मंदिर बनाए, प्रॉपरली रोड को पक्का रोड करके बनाया, देन डिवाइडर्स बनाए, उसमें बहुत कुछ उसने डेवलप किया। तो आप बोलोगे उसने क्यों किया? क्यों किया? तो नहीं तो उसका प्रोजेक्ट में कोई पैसा ही नहीं डालेगा। सो ये जीरो कूपन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी कैपिटल एसेट माना जाता है। गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ये सब कैपिटल एसेट माने जाते हैं, बिकॉज दीज आर योर वेल्थ। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चीजें हमारी वेल्थ कहलाती हैं वो कैपिटल गेन्स में काउंट होती हैं। एक हो गया आपका ये कंसेप्ट जो आपको जानना है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आपको जानना है अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। Yes, short term capital gains and long term capital gains. What is short term and what is long term? This depends upon period of holding of asset. आपने कितने टाइम के लिए इस एसेट को अपने पास रखा? पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग ध्यान में रखूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि उसको बेचने से जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसको मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलूं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलूं। आप बोलोगे मैडम शॉर्ट टर्म बोला या लॉन्ग टर्म बोला, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है टैक्स पे। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हो, मतलब थोड़े टाइम में, देखो फॉर एग्जांपल आज एक डिक्लेरेशन हुआ है, फ्यूचर ग्रुप्स को रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ किया गया है और रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ किया गया है। जैसे ही मुझे सुबह सुबह 5 बजे ये न्यूज मिली, मैंने सुबह उठ के रिलायंस के शेयर्स ले लिए। ठीक है, मान लो मैंने रिलायंस के शेयर्स, ऑफकोर्स मैं नहीं ले पाई, मेरे तो लेक्चर्स हैं, मैं बिजी हो चुकी हूँ इसमें पूरा, लेकिन मान लो चलो मैंने 1 लाख रुपया रिलायंस के शेयर्स में डाल दिया। शाम होते होते ये न्यूज के कारण रिलायंस के शेयर्स जंप कर गए। इस 1 लाख के ऊपर मान लो मैंने एक दिन में 10,000 रुपया कमाया। उस 10,000 के ऊपर आपको क्या लगता है मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? ऑफकोर्स टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। एक दिन में तुम कमा रहे हो तो आपसे गवर्नमेंट पैसा टैक्स भी ज्यादा लेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करो कि मैंने आज पैसा डाला है 1 लाख रुपया, 3 साल 4 साल मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने 10,000 रुपया कमाया, तो नेचुरली मुझे टैक्स कम लगेगी। एक सिंपल सी बात, कोई प्रॉपर्टी मैंने ली, ओके, कोई प्रॉपर्टी मैंने ली 12 साल 20 साल, 20 साल के बाद मैंने प्रॉपर्टी बेची,
ली थी 5 लाख में और 20 साल के बाद बेच दी मैंने 10 लाख में। कोई बोलता है तूने 5 लाख रुपया कमाया, चल टैक्स भर। मैं उसको बोलूंगी पागल है क्या? 10-20 साल जो मैंने उस प्रॉपर्टी को मेंटेन किया, उसका मेंटेनेंस चार्जेस बोलो, उसके लिए उस टाइम पे हमारी सैलरी भी कम थी, 5 लाख रुपया हमारे लिए बहुत भारी था। आज हमारी सैलरी जितनी है 20 लाख रुपया भारी है। सो अगर मैं कंपेयर करने जाऊंगी तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू टाइम्स। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो 100 रुपए की वैल्यू 20 साल पहले थी, क्या आज उस 100 रुपए की वैल्यू उतनी है? आज तो 1 लाख की वैल्यू भी नहीं है, आज 10 लाख की भी वैल्यू नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। पहले मुझे एक सोने का कंगन 4,000 रुपए में मिल जाता था, आज वो सोने का कंगन बनाने के लिए मुझे 1 लाख रुपया लगता है। इसका मतलब उस 4,000 की कीमत उस टाइम पे भी मुझे लोन पे पैसा लेना पड़ता था। 4,000 मेरे पास नहीं थे, मेरी सैलरी 10,000 थी जिससे घर चलता था। वो 4,000 के लिए भी मुझे सबको हाथ पैर जोड़ना पड़ता था, लोन वोन उठाना पड़ता था, 3-3 4-4 महीने की वीसी होती थी। आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन वीसी और वो 4,000 के कंगन में बनवाती थी। आज 1 लाख के लिए भी मुझे वही काम करना पड़ रहा है। मतलब मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ कि उस टाइम का 4,000 अगर आज मैं 4,000 दूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आई कैन नॉट कंपेयर। अगर कोई बोलता है आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं? खर्चे भी उतने ज्यादा हैं। पहले के जमाने के लोग 10,000 में खा पी के 2,000 बचा लेते थे। आज के जमाने के लोग 1 लाख रुपए में भी कुछ बचत नहीं है, खर्चा ही खर्चा। व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। जो वक्त बदला है, जो चेंज हुआ है, उसके कारण आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपको ज्यादा टैक्स भरनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपको टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी, क्योंकि रीजन है कि आपने बहुत टाइम तक उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा भी किया है। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है? शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होता है? देखो, कुछ शेयर्स, मैं लिस्टेड शेयर्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल शेयर्स की बात कर रही हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, आप लोगों को देखने में तकलीफ नहीं होगी। जब मैं शेयर्स की बात करती हूँ तो मुझे शेयर्स कम से कम 12 महीने या उससे ज्यादा रखने हैं, 12 months और मोर, देन ओनली आई कैन से दैट आई एम अर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, उसके बाद ही मैं बोल सकती हूँ कि इसके ऊपर मुझे मिला लॉन्ग टर्म कैपिटल। सेव्ड फॉर मोर देन 12 months इक्वल किया ना तो वो फॉर्मूला करके समझ लेता है और प्रॉब्लम होने लगती है। सो जब हम शेयर्स की बात करते हैं, अगर 12 महीना या उससे ज्यादा मैंने उसको सेव किया या होल्ड किया, सेव्ड से ज्यादा बेटर वर्ड है होल्ड। होल्ड फॉर या हेल्ड फॉर, अपने पास रखना शेयर्स को। अगर मैंने 12 महीने से ज्यादा शेयर्स को अपने पास रखा तो मैं जो भी उसमें से कमाऊंगी दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, 12 महीने से कम टाइम पीरियड में अगर आपने शेयर्स को बेचा, कमा के निकल गए, ठीक है, 12 महीने से कम टाइम में आपने कमा के निकला, तो फिर आपको टैक्स ज्यादा भरनी पड़ेगी, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 12 महीना रख के बाद में आप उसको बेचने जाते हो तो दैट बिकम्स योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हार्डली 1-2% जो उसके चार्जेस रहते हैं वो कट होते हैं। मतलब अगर मुझे इस टैक्स से बचना है तो मुझे शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 months और मोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनलिस्टेड शेयर्स, यानी कि फिजिकल शेयर्स जो हमको मिलते हैं, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर मैं उसको पीरियड, अगर मैं उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 24 months और मोर, 24 महीना या उससे ज्यादा मैं अपने पास उसको रखती हूँ, तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों 24 महीना? 24 महीना मतलब 2 साल। एटलीस्ट अनलिस्टेड शेयर्स, फिजिकल शेयर्स अगर मेरे पास है तो उसका ग्राहक ढूंढने के लिए मुझे 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, कम से कम 2 साल में उसको अपने पास रखूंगी ही रखूंगी, और उसके बाद अगर मैं बेचूंगी तो वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर थोड़े टाइम में किसान ने जमीन ली, प्लॉट लिया, और अचानक बिल्डर ने आके उस प्लॉट का वैल्यू किया और उसको फायदा हुआ, 5 लाख रुपया उसने कमा लिया, 1 साल में 5 लाख रुपया कमा लिया, तो दैट विल बिकम योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड यू विल हैव टू पे टैक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म के ऊपर टैक्स आपको 30% तक भी जाता है, 30-35% तक जाता है, और लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको हार्डली कुछ 4-5% तक टैक्स, एग्रीगेट देखेंगे ना तो 4-5% तक जाता है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ अगर नॉर्मल शेयर्स हैं कंपनी के तो 12 महीना, 12 महीने से ज्यादा, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 12 मंथ्स, 12 मंथ्स से ज्यादा रख के आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ्स के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप बात कर रहे हो इनकी, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग शुड बी 24 मंथ्स। 24 मंथ्स के बाद आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ्स के पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म। ये हो गया सेकेंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में जैसे हो गया बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, जो मेन मेन बड़े बड़े बिग बिल्डिंग्स हो सकते हैं, या फिर ओके अदर एसेट्स धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल्स। अदर एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है 36 मंथ्स। ओके अगर 36 मंथ्स तक मैं वो प्रोडक्ट्स अपने पास रखती हूँ, हैवी चीजें, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शॉप्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पूरा मेरा बिल्डिंग बना हुआ है, पूरा कमर्शियल बिल्डिंग मेरा है, अगर ऐसे केसेस हैं तो आपको 36 मंथ्स तक उसको सेव करके रखना है। 36 मंथ्स तक आप अपने पास रखते हो और उसके बाद बेचते हो तो यू आर लायबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 36 मंथ्स के अंदर ही बेच दोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ओके सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। मैं इसको शेड करती हूँ, नहीं ठीक है, नंबर देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा, प्लीज उसको नोट डाउन कर लो। और उसके बेसिस पे मैंने आपको जो ग्रुप में प्रॉब्लम दिया है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करने जाएंगे। अगर लेक्चर छूट गया ना, मान लो जूम खत्म हो गया, तो प्लीज रीजॉइन। और कल के लेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं, कल में थोड़ा लेक्चर का टाइमिंग से इधर उधर हो सकता है, ठीक है, एफवाई का भी रखा है, एसवाई का भी रखा है और आपका भी लेक्चर है, टाइमिंग से इधर उधर हो सकता है। कल हम लोग कॉमर्स का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉमर्स का लेक्चर हमारा कल रहेगा और उस कॉमर्स के लेक्चर में हम अपना थर्ड मॉड्यूल मैक्सिमम कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव से बेस्ड करना है, मैक्सिमम कवर करेंगे। देखो अदर कॉलेजेस की मैं आपको बात बताऊं ना, तो अदर कॉलेजेस में तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। वो लोग बोलते हैं इतना जल्दी तो हो नहीं सकता है, इसके लिए उन्होंने बोला जितना होगा होगा, बाकी स्टूडेंट्स खुद कवर करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि भले ऑब्जेक्टिव्स की बात है, ऑब्जेक्टिव्स में भी जब तक समझा हुआ नहीं है वो ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रॉब्लम ही देने वाले हैं। तो मैं कोशिश करके सभी टॉपिक्स को कवर एटलीस्ट टच अपॉन तो करूंगी ताकि आपको पता रहे कि इसका मीनिंग क्या है, एंड यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, सो कल हम लोग कॉमर्स का लेक्चर रहेगा, प्लीज डोंट मिस दैट लेक्चर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम डिस्कशन। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कशन से पहले ये पॉइंट्स मैंने तीन आपको बताई। शेयर्स, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अनलिस्टेड शेयर या लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ्स, 24 मंथ्स के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अदर बिग एसेट्स, जायंट एसेट्स जिसको आप बोलो, जैसे मशीन्स हो गई, कुछ कुछ बिल्डिंग्स हो गई, तो 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के बाद अगर आप उसको बेचने जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो चलो ये चीजें हमने समझी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया है। एक बार जरा उस प्रॉब्लम को देख लो और उसमें बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगी, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, पहले उस सिंपल से प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। यस एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने आपको दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी कंफर्म द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम। इट वाज 12 मेन पॉइंट्स आपको समझाने के लिए दिया हुआ है मैंने। यस मिस्टर पराग, देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन भी मैंने उसमें दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको समझ पाओ। ओके देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, मिस्टर पराग परचेज्ड अ रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन 2/5/16, 16 में उसने फ्लैट लिया हुआ है 10 लाख रुपए में। ही पेड ऑन द सेम डे स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ 48,750। इसका मतलब उसको जो फ्लैट था जो 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह पे किया हुआ है। मतलब 10 लाख के फ्लैट पे उसने 4 लाख रुपया नहीं 48,000 खर्चा किया है, जिसका मतलब वो फ्लैट उसको पड़ गया कितने में, 10,48,750 में। ओके उसके बाद he sold the said flat on 17/3/2020 for rupees 12 lakhs। अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलूंगी कि सीधा सीधा 12 लाख में से 10,48,750 माइनस कर दो, जितना बचा उतना प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरो। ठीक है, ऐसे हम लोग एक लेम पर्सन को आप पूछोगे ना तो वो बोलेगा 12 लाख में बेचा, 10 लाख में लिया था 2 लाख रुपए, 48,750 और माइनस करो तो ये आता है 1,52,51,250।
यस 1,51,250 ये हो गया मेरा प्रॉफिट। इतना क्या दिमाग लगाना है उसमें। ये है मेरा सेलिंग प्राइस, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस और ये है मेरा प्रॉफिट। एक नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही बोलेगा 10 लाख में फ्लैट लिया था, 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपया प्रॉफिट। हाँ 48,750 आपने उसके ऊपर और खर्चा किया था, वो माइनस करो, 1,51,250 आपका प्रॉफिट है। चलो टैक्स भरो। अब इस 1,51,250 पे अगर आप टैक्स भरने जाओगे तो इसको आप लॉन्ग टर्म टैक्स भरोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलोगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो 30% टैक्स, लॉन्ग टर्म है तो हार्डली कुछ 4-5% तक जाता है। तो कितना टैक्स मुझे भरना पड़ेगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूं। 30% मतलब मान लो ये अमाउंट 1.5 लाख रुपया होता तो 30% मतलब कितना हो जाएगा 45,000 और 5% कितना होगा 1.5 लाख का, मुश्किल से 7,500। किधर 45,000 किधर 7,500, मुझे कितना टैक्स भरना है मैं कैसे डिसाइड करूं। मैं डिसाइड करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपने लिया कब था, ये देखो क्लियरली दिया हुआ है आपको नीचे। सिंस द कैपिटल एसेट इज हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ्स इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, हेंस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज नॉट एप्लीकेबल। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझो कि इसके ऊपर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों, देखो आपने फ्लैट लिया कभी था 2/5/16 और इसको आपने बेचा कभी है, इट इज ऑन 17/3/20, मतलब कितना टाइम का होल्डिंग है। एक राउंड अबाउट अगर मैं देख रही हूँ, राउंड अबाउट मुझे समझ में आता है कि 16 के 4 महीने नहीं 5 है ना, मई में लिया हुआ है, मतलब अप्रैल 4 महीने गए तो 8 महीने 16 के प्लस 17 का पूरा साल प्लस 18 का पूरा साल। यहाँ पे मिस्टेक है क्या, मिस्टेक है, इट शुड बी 2018 में लिया हुआ है फ्लैट, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है प्रॉब्लम में, ये 18 होना चाहिए। पुराने प्रॉब्लम के बुक्स, पुराने बुक्स के सेम प्रॉब्लम दोनों कॉपी कर लेते हैं, ईयर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलो 18 का 2018 का मई है ना, मतलब अप्रैल तक आपने माइनस कर दिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने इस साल के। उसके बाद है आपका 19 का पूरा साल और 20 में 3 महीने में बेच दिया। 3 महीना भी आपने नहीं रखा, 17 मार्च मतलब 2.5 महीना मुश्किल से रखा, चलो हम 2 महीने पकड़ते हैं इसको, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 22, आंसर इज इक्वल टू 22। सो 22 मंथ्स मतलब लेस देन 24 मंथ्स, लेस देन 24 मंथ्स बोला मतलब दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बराबर। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये देखो अनलिस्टेड शेयर्स लैंड एंड बिल्डिंग, मैं शेड कर रही हूँ ध्यान दो, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड एंड बिल्डिंग अगर लेस देन 24 मंथ्स आपने सेव किए हुए हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप इसको बोलोगे तो ये हो जाएगा आपका टैक्स फ्री, एज गुड एज टैक्स फ्री। 2-4-5% कोई बड़ी बात नहीं होती है, एज गुड एज टैक्स फ्री। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इसको लेते हो तो नेचुरली आपको 30 से 35% टैक्स भरना पड़ता है। सो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया कि इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस प्रॉफिट में इस प्रॉब्लम में मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम या डाउट है आपको। खाली इतना है 2016 को 2018 कंसीडर करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन अलग तरीके का होता है। कुछ डाउट है? यस 1 मिनट। एक्चुअली कल से हम लोग वैसे भी स्टूडेंट्स कम है ना, म्यूट नहीं करूंगी मैं आपको। 3 महीना आएगा, 3 महीना भी आया तो भी आपका 23 मंथ्स ही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे देखो 8 प्लस 8 सॉरी 8 प्लस 12 प्लस 3 भी लेती हूँ तो भी मेरा आंसर 23 आता है, लेस देन 24, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। व्हाट इज इंक्लूडेड इन अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में बड़े बड़े एसेट्स आपके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जैसे बोल दिया। देखो करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो है वो मैं नॉर्मल लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं लूंगी। लैंड एंड बिल्डिंग आप किसको बोलते हो, जो लोग गांव में कैसे देखा है आपने, लैंड रहती है उसके ऊपर अपना घर बना रहता है, कोठी बनी रहती है, उसको हम लैंड एंड बिल्डिंग में लेते हैं। यहाँ पे आप कमर्शियल फ्लैट्स जब बोलोगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जब बोलोगे, सी जू बीच के सामने मेरा घर है तो क्या मैं उसको लैंड एंड बिल्डिंग बोलूंगी? क्या आंसर इज नो, इट इज योर प्रॉपर्टी वेल्थ। फर्क होता है ना। देखो मैंने किसी बड़े कमर्शियल में घर लिया, बड़े बड़े लोधा में हीरानंदानी में फ्लैट ले लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर अदर एसेट। मशीन्स हो गई बड़ी बड़ी अदर एसेट्स,
ठीक है, चलो रनिंग आउट ऑफ द टाइम हो रहा है, लेकिन अपना काम हो जाएगा। जितना मुझे तुम लोग को बताना है एक दिन में, जितना आप हजम कर सकोगे। लास्ट पार्ट पे मैं आ रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो आपको क्या करना पड़ता, यू वुड हैव टू अप्लाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। व्हाट इज दिस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? मैं कुछ बता रही हूँ तुम लोग को, और उसके बाद मैं एक पिक निकाल के भेजूंगी ग्रुप पे, आप लोग देखना। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स किसको बोलते हैं? CII। CII क्या है? CII इज नथिंग बट वक्त के साथ जो वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुआ है, वक्त के साथ जो वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुआ है, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है इंडेक्स। इंडेक्स के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो चीज पहले कितने की थी आज वो कितने की होनी चाहिए। अगर मान लो ये मेरा घर है, जिस घर में मैं रह रही हूँ, आज इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया है, लेकिन जब हमने लिया था 1200 में। आज मान लो अगर मैं इसको बेचने जाती हूँ, मैं तब बिल्कुल पैदा हुई थी, तब मम्मी ने लिया था 1200 रुपए में, और आज मैं उसको 1.5 करोड़ में बेचती हूँ, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे? 1.5 करोड़ माइनस 1200, मैडम बाकी 1,49,000 नहीं, 1 करोड़ 49 lakhs, देन 9,800 समथिंग। 1.5 करोड़ में से 1200 माइनस करके बाकी टैक्स भरो। मैं बोलूंगी पागल है क्या? इतने सालों से जो मैंने उसको संभाला, वो सब की वैल्यू नहीं है। उस टाइम का 1200, आज की उसकी वैल्यू कितनी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। That is what is called as your cost inflation index. Please remember, cost inflation index is started from 2001-2. 2001-2 में जो चीज 100 रुपए की थी, आज इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स करंट ईयर का जो आया हुआ है 2019 1920, आज इसकी वैल्यू है आपका 289। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये उसके बेसिस पे है। 2001-2 से पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट मैं आपको ग्रुप पे क्लिक निकाल के भेजूंगी। पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि जो चीज 2001-2 में 100 रुपए में मिलती थी, आज उसकी वैल्यू 289 है। अब ये देखो, ये भी एक्चुअली गलत है। जो चीज उस टाइम पे 100 रुपए में मिलती थी, आज 289 में नहीं मिलेगी, आज कम से कम 20,000 रुपए में मिलेगी। लेकिन ये कैसे, कौन से बेसिस पे होता है? ये आपका पूरा लैंड, देखो कुछ रूरल एरियाज है जहाँ पे चीजें सस्ती है, कुछ आपके शहर है, सिटी एरियाज है जहाँ पे चीजें महंगी है, तो सबका एवरेज निकाल के गवर्नमेंट देती है। टोटल एवरेज निकाल के गवर्नमेंट देती है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस देखने जाओ, मैं बोलूंगी उस टाइम पे एसी, मान लो उस टाइम पे एसी 10,000 में मिलती थी, आज एसी की वैल्यू 40,000 50,000 रुपए हो गई। तो एक इंक्रीज जो मैं बता रही हूँ, ये मार्केट प्राइस बता रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट में क्या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब ये CII जो है, ये CII प्रॉब्लम्स में दिया रहता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो घर मैंने 2001-2 में 100 रुपए में लिया था, आज उसकी कॉस्ट 289 होनी चाहिए। तो मैं इसके बेसिस पे कन्वर्शन करूंगी, और कन्वर्शन के बाद बताऊंगी आपको कि मेरी 1.5 करोड़ में जो प्रॉपर्टी जा रही है, उस टाइम पे जो मैंने 1200 रुपए में ली थी, उसको कन्वर्ट करके आज की उसकी वैल्यू कितनी, एंड देन ओनली आई कैन टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट? थोड़े टाइम में बेच दिया होता ना, शॉर्ट टर्म होता ना, ये कहाँ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगता है? ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्यों? क्योंकि जो थोड़े टाइम में आपने चीजें बेच दी, उसके ऊपर देखो, न्यू गाड़ी है, 2 महीने के बाद आपने गाड़ी बेच दी, तो उसके ऊपर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं लगाओगे। आप नहीं बोलोगे महंगाई बढ़ गई, 40,000 में या 1 लाख में गाड़ी ली थी, आज वो 2 लाख की हो गई। 2 महीने में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये सब लागू नहीं होता है। ये सब लागू कहाँ होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने जो प्रॉपर्टी, मैंने जो कोई प्लॉट लिया था, मान लो कोई लैंड एरिया लिया था, किसी एग्रीकल्चरल फार्मर ने बेचा, 1,000 रुपए में बेचा, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई। तो उस टाइम 1,000 रुपए की वैल्यू कितनी थी? वो 1,000 रुपया उस टाइम पे लाना, 1,200 रुपए, जैसे मैंने आपको बोला, आई रिमेम्बर मेरी मम्मी बोलती थी कि 1,200 रुपया वो गवर्नमेंट को पे करने के लिए वो लोग धूप में उल्लास स्टेशन के वो साइड जाके मीठी मिठाई बना के बेच के आते थे। और धीरे धीरे 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, आज भी वो रिसिप्ट है मेरे पास, 2 रुपया पे किया, 5 रुपया पे किया, ऐसे करके 1,200 रुपए उन्होंने पे किए थे। तो उस टाइम की तकलीफ, आज 1,200 आप बोलोगे मैं 1 सेकंड में देती हूँ, लेकिन आज के 1,200 और उस टाइम के 1,200 में बहुत फर्क है।
तो ये फर्क मुझे कैसे पता चलेगा? ये फर्क मुझे पता चलेगा ऑफकोर्स ये जो घर मैं जिसका आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये घर तो वी हैव टेकन इन 1976। तो 76 की तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो अलग ही पहलू है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपके सिलेबस में जो है दैट इज ओनली फ्रॉम 2001 से गवर्नमेंट ने इंडेक्स इशू किया हुआ है और आज उसकी वैल्यू है 100 रुपए की वैल्यू आज हो गई 289 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। इसके बेसिस पे हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू और फिर फाइंड आउट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। ठीक है, कुछ डाउट है सीआईआई में? इस सीआईआई के बेसिस पे हम 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इसका कंसेप्ट आपने समझा क्या? मैं एक ही लेक्चर और लूंगी इसका एंड वी विल वाइंड अप विद दिस सब्जेक्ट विद दिस टॉपिक। ये टॉपिक में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें एक ही फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप मैंने 2 प्रॉब्लम किया, आपने 5 प्रॉब्लम कर लिया, हो गया। ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं भी है तो भी हमको ऐसे ही करना है, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उतना ही टॉपिक आता है एग्जाम में। हाँ, सीए में जब हम लोग करने जाएंगे ना तो सीए में इसका बहुत डिटेल है, बहुत दिमाग खराब होता है कैपिटल गेन्स में, लेकिन आपके टीवाई के सिलेबस में बहुत लिमिटेड, वो एक फॉर्मूला करनी है बस, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। लेकिन अभी मैं तुम लोग को पिक भेजूंगी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कि कैसे इंडेक्स चेंज हुआ है। खाली देखो 100 रुपए की वैल्यू कैसे चेंज हुई है। स्टार्टिंग स्क्रीन दिखाओ ना, स्टार्टिंग स्क्रीन, 1 मिनट। यस, हाँ ये आपका स्टार्टिंग स्क्रीन। एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क। मुझे 3 मिनट दिखा रहा है इसमें, इसके बाद भी कंप्लीट मंथ आएगा तो कंप्लीट मंथ आएगा तो कंप्लीट ले लो टोटल करके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना मत दिमाग लगाओ, इतना कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम्स आने वाले नहीं है, सबसे पहले तो आपको तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, लेकिन इतना है कि जब आप लोग प्रॉब्लम्स करोगे ना आपको इमीडिएटली समझ में आएगा ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो वहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लेना। यस सुदर्शन, पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लेना। सो कंप्लीट मंथ भी रहेगा तो ज्यादा उसका टेंशन मत लो आप, पूरा महीना है तो हम पूरा महीना ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमको यहाँ पे वो करना ही नहीं है, हमको करना है नंबर ऑफ ईयर्स को एक देख के कन्वर्शन करना है सीआईआई का। यस ओके, कन्वर्शन करना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, मेन हमारा काम इसमें ये होता है। ओके, सो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसमें से लॉन्ग टर्म बनता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल कल के लेक्चर में कॉमर्स, और अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा मैं ग्रुप पे आपको सीआईआई का टेबल भेज देती हूँ। ये टेबल को रट्टा नहीं मारना है, खाली देखो, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में जो जो साल इंक्लूडेड रहेंगे ना उन सबका सीआईआई आपको प्रॉब्लम में ही दिया रहता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स हैं सिर्फ। यस, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, मान लो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आता था, अभी तो नहीं आएगा, लेकिन मान लो प्रॉब्लम आता था ना तो उसमें सीआईआई हर साल का दिया रहता था, तो हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए कि कैसे वक्त के हिसाब से इन्फ्लेशन हुआ है। हम लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, कौन से रेट पे बढ़ी, एवरी ईयर क्या इंक्रीज हुआ, वो देखने के लिए आई विल बी सेंडिंग यू द टेबल। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, वील मीट टुमारो अगेन। टुमारो का टाइमिंग्स थोड़ा इधर उधर रहेगा, आफ्टरनून रहा या जो भी जैसा भी टाइम हुआ, एफवाई एसवाई सब लेना है कल, 2-2 घंटे 2-2 कंप्लीट करने के लिए। क्लासरूम से डाउनलोड नहीं हो रहा है मैम, क्या नहीं हो रहा है डाउनलोड? सुदर्शन रुको ना, मुझे फोन, मैं फोन करती हूँ आपको, बात करते हैं जरा। यस, सो मेन पॉइंट जस्ट उसको रेफर करना एंड सी दैट यू कंप्लीट विथ योर टॉपिक, में एक आइडिया मिल जाएगी आपको कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा है। चलो टेक केयर, गुड बाय।